हम लोगों ने पिछले 3 क्लास जो है रिवीजन बैच जो 12th का चल रहा है 2 उसमें हम लोग ने 3 क्लास पीछे किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, और आज जो है वो 4th क्लास है हम लोग का। 4th क्लास है जिसमें हम लोग ने पिछला जो क्लास कवर किया है वो विद्युत फ्लक्स तक हम लोगों ने किया है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स का जो अगला टॉपिक है वो विद्युत फ्लक्स से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है, ये गॉस फॉर्मूला या गॉस थ्योरम जिसको बोलते हैं। गॉस थ्योरम आगे का क्लास हम लोग का है। अगला जो टॉपिक है वो है गॉस फॉर्मूला थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या है? तो गॉस थ्योरम सबसे पहले तो ये समझिए, गॉस थ्योरम को हम लोग जो कर सकते हैं वो केवल कर सकते हैं किसके लिए? क्लोज सरफेस यानी कि बंद सतह के लिए। यानी गॉस प्रमेय जब भी उपयोग होता है तो बंद सतह के लिए होता है। जैसे ऐसा समझिए, ये कोई सरफेस है, ठीक है, इसके अंदर कोई चार्ज है कितना? Q, ठीक है। इस Q के लिए इस अंदर में जो फ्लक्स बनेगा, इसका कथन ये है कि टोटल जो फ्लक्स होगा इस सरफेस का, टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है, यानी Q/ε0 होता है। यानी गॉस प्रमेय जो है उसका कथन ये है कि किसी भी बंद सतह के लिए विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है, अंदर में जितना आवेश है, कुल आवेश, उसका 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड इट। यानी कि सतह के अंदर जितना चार्ज है उसका 1/ε, जहां ε0 आप समझते होंगे परमिटिविटी यानी परावैधुता है एयर और वैक्यूम का, यानी कि हवा और निर्वात का। ठीक है, ये हो गया इसका कथन गॉस प्रमेय का। ठीक, गॉस प्रमेय के कथन से जो हम लोग नोट पढ़ेंगे वो ऐसा है कि अगर इस सतह के अंदर आप किसी डायपोल को रख दीजिए, डायपोल यानी विद्युत द्विध्रुव होता है ऐसा, ये आगे के टॉपिक में हम लोग पढ़ लेंगे। विद्युत द्विध्रुव पे दोनों जो पोल होता है यानी कि दोनों ध्रुव जो होता है उस पे चार्ज इक्वल होता है और मैग्नीट्यूड दोनों का यानी परिमाण दोनों का समान होता है। ठीक है, इसमें जब भी किसी द्विध्रुव को आप रखिएगा तो टोटल चार्ज जितना प्लस में उतना ही माइनस में द्विध्रुव बनेगा ही तब जब एक ध्रुव पे यानी कि एक पोल पे जितना चार्ज पॉजिटिव होगा दूसरे पोल पे उतना चार्ज नेगेटिव होगा। इसमें जो टोटल चार्ज बनेगा वो हमेशा 0 होगा, और जब टोटल चार्ज 0 होगा तो इसके लिए Q/ε0 होता है फॉर्मूला, तो 0/ε0 होने से ये टोटल फ्लक्स को ही कर देगा किसके बराबर? 0 के बराबर। ये हो गया गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। मतलब ऐसा है कि उसके अंदर किसी भी बंद सतह के अंदर जब हम किसी फ्लक्स को ऊपर रख देंगे तो वो इतना हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है गॉस प्रमेय से जो हम जान रहे हैं वो है phi = Q/ε0, और जो फ्लक्स का डिफिनीशन था उसमें ऐसा था phi E.dA के इंटीग्रेशन का आंसर है, और इसी से जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं वो होता है EA cos थीटा। ये अगर इक्वेशन फर्स्ट है और ये अगर इक्वेशन सेकंड है, दोनों फाई का वैल्यू है, मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है। यानी कि यहाँ से हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि क्या फाई जो बराबर है E.dA के या EA cos थीटा के, यही बराबर होगा Q/ε0 के। यानी कि EA cos थीटा को हम कभी भी बराबर कर सकते हैं Q/ε0 से। ठीक है, ये हो गया गॉस प्रमेय का जो है दो फ्लक्स का जो सूत्र हुआ, एक जो पीछे हम लोग कल पढ़े थे phi = EA cos थीटा, और जो गॉस प्रमेय के अनुसार है गॉस थ्योरम का अनुसार वो Q/ε0 है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, इक्वल होने से हम लिख सकते हैं कि EA cos थीटा जो है वो Q/ε0 के बराबर है। ठीक, उसके बाद है गॉस प्रमेय में जैसे ही हम पढ़े इसके कथन में ही स्टेटमेंट में ही है कि सरफेस हमेशा क्लोज होना चाहिए। तो जिस सरफेस का उपयोग कर आप किसी चार्ज को उसके अंदर लाते हैं उस सतह को हम लोग बोलते हैं गॉसीय सतह। यानी कि आवेश को जिस सतह से हम लोग घेरते हैं वो सतह कहलाता है गॉसीय सतह।
गॉसीय सतह, गॉसियन सरफेस, ठीक है। कहीं भी सतह बना के चार्ज को अंदर में लाएंगे वो हो जाएगा गॉसीय सतह, ठीक। अब है इसी के अनुप्रयोग के लिए गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, उसमें अलग अलग बहुत सारा डेरिवेशन होता है जिसका यहाँ डायरेक्ट हम लोग केवल फॉर्मूला पढ़ेंगे। गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है। इसका पहला है खोखला गोला, खोखला गोला, स्फेरिकल सेल, खोखला गोला, ठीक है। खोखला गोला, तो इसके कारण से समझिए ऐसा, ये कोई खोखला गोला है, ठीक है। इस पे 3 अलग अलग तरीके का केस होता है, ठीक है। पहला पढ़ रहे हैं जो हम लोग, उसमें ये है जब पॉइंट जो है बाहर हो, सतह के बाहर, आउटसाइड, इसके सरफेस पे कोई चार्ज मान लीजिए Q, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया P, इसके लिए डिस्टेंस R है और अगर इसका रेडियस मान लीजिए स्मॉल r, ठीक है। तो जब सतह के बाहर होगा तो इसका फॉर्मूला बनेगा 1/4πε0 Q/r², 1/4πε Q/r²। यहाँ डिस्टेंस r है, इसका डेरिवेशन आता है, कैसे ये आता है वो e डॉट dA करके इंटीग्रेशन करके आता है। फिलहाल डायरेक्ट हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। इसके लिए हम ऐसा समझते हैं कि अगर यहाँ पे कोई ई चार्ज जो इसके सरफेस पे है, ये अगर यहाँ सेंटर पे भी होता, Q यहाँ भी होता, तब भी ये इतना ही आता, क्योंकि पॉइंट चार्ज के कारण यानी बिंदु आवेश के कारण फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। तो यहाँ हम ऐसा समझते हैं कि खोखले गोले के कारण जब बिंदु सतह के बाहर होता है तो वो जो इसकी सतह पे वो इस तरीके से बिहेव करता है कि वो कहाँ उसके केंद्र पर स्थित हो, बिंदु आवेश के कारण जो होता है, बिंदु आवेश यानी कि पॉइंट चार्ज है इसके सरफेस पे, लेकिन अगर इस सरफेस पे ना होके यहाँ सेंटर पे भी होता तब भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना ही आता है। ये हो गया सतह के बाहर के लिए। दूसरा जो होता है वो होता है सतह के लिए, यानी कि सतह पर जब होगा, सरफेस पर, स्फेरिकल सेल के ये है और यहीं पे है, तो इसमें क्या होगा, दोनों r जो होगा वो आपस में इक्वल हो जाएगा, तो इसका आंसर बन जाएगा 4πε0 Q, कैपिटल R आ रहा था उसी को स्मॉल r से चेंज कर सकते हैं, और इसी को हम लोग सिग्मा के रूप में भी बना सकते हैं, 1/ε0 Q/4πr² अलग कर लेंगे, 4πr², तो Q बाई एरिया हो गया, यानी कि ये जो आंसर बन गया ये बन गया सरफेस चार्ज डेंसिटी पृष्ठ आवेश घनत्व। तो इसी का आंसर बनता है E = σ/ε0, E = σ/ε। पहला क्यों नहीं बना, पहला इस कारण से नहीं बनता है क्योंकि ये जो कंडक्टर है, ये है कंडक्टर, इसका एरिया आएगा तभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। पिछले वाले में ई जो पॉइंट था वो बाहर था, इस जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस उसका एरिया आएगा, उसमें कंडक्टर का एरिया क्षेत्रफल नहीं आएगा। तो जब तक ये चालक का क्षेत्रफल नहीं आएगा तब तक उस सिग्मा या रॉ के फॉर्म में नहीं बन सकता, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा केवल चालक पे, यानी कि बटेगा चालक। ये हो गया E = σ/ε0, ठीक। और यही होता है तीसरा, मतलब इसी का C नंबर, जब पॉइंट यहाँ पे है R और इसके अंदर ही हो जाए, इसके अंदर हो जाए, ये मान लीजिए कोई P है ये, तो यहाँ अंदर में चार्ज आएगा ही नहीं, क्योंकि ये जो चार्ज है ये कंडक्टर खोखला है। खोखला का मतलब क्या हुआ, बीच का सरफेस बिल्कुल इसका खाली है, तो ये चार्ज यहाँ कभी रीच आएगा, इस सतह के अंदर आएगा ही, सतह के अंदर नहीं आने से अंदर का चार्ज ही 0 होगा, और अंदर का चार्ज 0 होने से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 0 होगा। यानी कि क्या होगा, किसी खोखले गोले स्फेरिकल सेल के लिए सतह के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और सतह के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। मतलब सतह के बाहर विद्युत क्षेत्र होगा, सतह पर विद्युत क्षेत्र होगा, लेकिन सतह के अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, ठीक है। ये खोखला गोला होने पे होता है ऐसा, ठीक। और सतह के ये जो पीछे आप विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र पढ़े थे, विद्युत विभव भी सबका पढ़ सकते हैं,
सतह के लिए यानी सतह के बाहर जब सबसे पहला केस था उसका वैसा ही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ठीक, ये हो गया सतह के बाहर आउटसाइड सबसे पहला वाला केस। फिर जब सतह पे हो जाएगा तो यही बदल जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस को लिख रहे थे कैपिटल आर से, यहाँ कैपिटल आर कर लीजिए, कैपिटल आर, ये Q बाई आर, ये हो जाएगा Q बाई आर। ठीक है, और फिर जब अंदर में आइएगा तो आपको ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र 0 है, तो अंदर में विभव भी 0 नहीं, विद्युत क्षेत्र भी 0 होने से विभव का मान जो होगा वो नियत हो जाएगा। मतलब ऐसा है कि यहाँ से लीजिए और यहाँ सेंटर तक आइएगा, सब जगह विद्युत विभव एक जैसा। अंदर के लिए विद्युत विभव जो होगा वो नियत हो जाएगा। कैसे नियत होगा, तो पीछे आप संबंध पढ़े होंगे E = -dV/dx। E 0 होने से यहाँ भी जो होगा वो नियत हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अंदर में V का वैल्यू कांस्टेंट होता है, मतलब सतह के बाहर भी विद्युत विभव होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सतह पर भी विद्युत विभव होता है, अंदर में विद्युत क्षेत्र 0 होगा लेकिन विद्युत विभव का मान 0 नहीं होता। विद्युत विभव अंदर में भी होता है या केंद्र से सतह तक विद्युत विभव एक ही जैसा होता है। ठीक, अब दूसरा जो केस था वो था सॉलिड स्फीयर के लिए, ठोस गोला, सॉलिड स्फीयर, ठोस गोला। ठीक है, ठोस गोला में भी पहला जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा, E = सतह के बाहर वाला E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ठीक, दूसरा जो ये हो गया सतह से बाहर के लिए, सतह से बाहर आउटसाइड, सतह के लिए हो जाएगा E = रॉ इंटू, अगर ये मान रहे हैं आप रेडियस को r स्मॉल r मान रहे हैं तो रॉ इंटू r/3 एप्सिलॉन नॉट आता है वैल्यू। ये हो गया सतह के लिए यानी कि सरफेस के लिए, ठोस गोला होने पे, सॉलिड। ठीक है, यहाँ रॉ जो है वो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी कि आयतन आवेश घनत्व, जहां रॉ का मतलब है Q/V यानी Q/4/3 पाई r क्यूब। और यही तीसरा जब सतह के अंदर आएंगे तो वो जो है वो डिस्टेंस वाले से बदल जाएगा, कैपिटल R से 3 एप्सिलॉन नॉट। ये सतह के अंदर है, सतह के अंदर यानी कि इनसाइड। ठीक है, तो जब खोखला होता है तो अंदर में विद्युत क्षेत्र 0 होता है, लेकिन ठोस वाले में अंदर में भी विद्युत क्षेत्र होगा। विद्युत क्षेत्र 0 कहां होगा, तो सेंटर पे 0 हो जाएगा। सेंटर यानी कि केंद्र पर, ठोस गोले में केंद्र पर E का जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर होगा। यहाँ R का वैल्यू जब 0 रखेंगे दूरी, तो ये 0 होने से 0 का वैल्यू पूरा इंटू होकर 0 कर देगा, यानी पूरे वैल्यू को गुना करके 0 कर देगा। ये हो गया खोखला गोला और ठोस गोले का। तीसरा जो अनुप्रयोग है, तीसरा जो अनुप्रयोग था वो था किसी चालक तार या बेलनाकार चालक यानी कि कंडक्टिंग वायर या सिलिंड्रिकल कंडक्टर, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू λ/r, जहां लेमडा का मतलब है Q/L, रैखिक आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसी को जब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो ऊपर में भी 2 से इंटू हो जाता है। यही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में लिखते हैं तो इतना आंसर होता है। ठीक है, जिसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि रैखिक आवेश घनत्व के समानुपाती होगा और दूरी के जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा। उसके बाद जो फोर्थ है वो है प्लेन शीट ऑफ चार्ज, प्लेन शीट ऑफ चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि आवेश की समतल चादर,
आवेश की समतल चादर के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां फिर से सिग्मा का मतलब हुआ Q बाई A, मतलब ये पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और इसी के नोट में लिखते हैं ये कि जब कंडक्टर होता है, कंडक्टर यानी कि केवल चालक लिखा रहेगा, आवेश की समतल चादर जो यहाँ पे है उसके बदले अगर केवल चालक होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग कूलम्ब्स थ्योरम, कूलम का परमेय। और उसके अनुसार से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो केवल होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। उस जब ये कितना बार याद कर रहा है, चादर होगा तो नीचे में 2 होगा, और जब केवल चालक होगा तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। ये हो गया। तो ये हो गया गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, मतलब क्या क्या उपयोग हो रहा है, कैसे कैसे, ये सारा डेरिवेशन है, डेराइव किया हुआ है। और उसमें लॉन्ग में क्वेश्चन आता है बहुत सारा कि डेरिवेशन कैसे होगा इसका, कैसे ये सारा फॉर्मूला आता है, ठीक है। डेरिवेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये सारा चीज डेराइव करेंगे कि कैसे फॉर्मूला। अभी केवल ऑब्जेक्टिव या जो 2 नंबर वाला था उसके लिए केवल बता रहे हैं, इसका आंसर डायरेक्ट फॉर्मूला केवल आपको लिख रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है एक खोखला गोला का, खोखला गोला में सतह के बाहर होगा, सतह पर होगा, सतह के अंदर शून्य हो जाएगा। ठोस गोले में सतह के बाहर भी होगा, सतह पर भी होगा, सतह के अंदर भी होगा, केंद्र पर जाके शून्य हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सॉलिड स्फीयर के लिए। उसके बाद जब होगा सिलिंड्रिकल कंडक्टर यानी कि बेलनाकार चालक होगा तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा बाई आर। और वही जब एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज आवेश की समतल चादर होगा तो उसके लिए फॉर्मूला है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और उसमें एक कूलम्ब्स थ्योरम होता है जिसके लिए कंडक्टर होने पे केवल फॉर्मूला होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हो गया गॉस थ्योरम का क्या बोलते हैं, ये एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, ठीक है। गॉस थ्योरम का अनुप्रयोग, गॉस थ्योरम का एक एप्लीकेशन ये भी है कि गॉस थ्योरम से आप डेराइव कीजिए किसको, कूलम्ब्स लॉ को, कूलम्ब्स लॉ को डेराइव कर सकते हैं आप गॉस थ्योरम से, वो भी डेरिवेशन में ही हम लोग पढ़ेंगे। इसके आगे हम लोग अब पढ़ेंगे डाइपोल, डाइपोल यानी कि विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल है एक निकाय यानी कि सिस्टम जिसमें दोनों पोल पे चार्ज सेम होगा और मैग्नीट्यूड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, लेकिन उसका नेचर जो होगा वो अपोजिट होगा, यानी कि एक पे प्लस होगा दूसरे पे माइनस होगा, ठीक। तो एक निकाय जिसके दोनों ध्रुवों पर समान परिमाण का विपरीत आवेश एक दूसरे से किसी निश्चित दूरी पर स्थित होता है। ए सिस्टम in which two different charges of same magnitude and opposite nature are separated at some distance या at a distance is known as electric dipole। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम, ठीक है। इसी में क्या होता है, जब 2L का वैल्यू 0 के अत्यंत निकट होता है उसको बोलते हैं हम लोग छोटा डाइपोल यानी छोटा द्विध्रुव, या उसी को बोलते हैं आदर्श द्विध्रुव, आदर्श द्विध्रुव, ठीक है, आइडियल डाइपोल, ठीक। ये हो गया। अब है डाइपोल से जुड़ा हुआ क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसको कहेंगे, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से लिखते हैं। और P जो होता है वो प्रोडक्ट है चार्ज का और डिस्टेंस का, यानी कि Q इंटू 2L, यानी किसी विद्युत द्विध्रुव पे जो आवेश का परिमाण होता है और उसकी जो कुल लंबाई होती है उसी को गुना करने पे हमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त होता है, जिसको P से लिखते हैं। P का अगर ऐसा यूनिट बनाएंगे हम लोग, ऐसा यूनिट इसका कूलम मीटर होता है, कूलम मीटर, ठीक है। डायमेंशन बनाएंगे मतलब बीमा बनाएंगे, मात्रक कूलम मीटर हुआ, और बीमा बनाएंगे तो आवेश का AT होगा, इसका L होगा, ATL होगा, या आगे को I से बदल सकते हैं, ITL होगा। तीसरा है इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्वांटिटी है वेक्टर, और इसका डायरेक्शन होता है
जो फील्ड का डायरेक्शन है उसका अपोजिट। फील्ड में होता है क्या, प्लस से माइनस क्यू की तरफ, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की तरफ जाता है, जबकि इसमें होता है क्या, ऋणात्मक माइनस क्यू टू प्लस क्यू, यानी कि माइनस क्यू से प्लस क्यू जो डायरेक्शन होता है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का होता है। उल्टा ये आघूर्ण वाला यानी कि मोमेंट वाला डायरेक्शन हमेशा याद की रखिएगा, चाहे इलेक्ट्रिक हो या मैग्नेटिक हो, यानी कि विद्युत हो या चुंबक वाला हो, उसमें आघूर्ण का जो दिशा होता है वो हमेशा क्षेत्र के दिशा के विपरीत होता है। जैसे विद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू से माइनस क्यू क्षेत्र का दिशा है फील्ड का, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू। इसी तरीके से जब मैग्नेट वाला पढ़ेंगे तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ फील्ड का डायरेक्शन होता है, तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ डायपोल का डायरेक्शन। अभी फिलहाल इलेक्ट्रिक वाला पढ़ रहे हैं, ठीक। इसी के साथ एक इसका सीजीएस यूनिट होता है, डे बाय। सीजीएस यूनिट होता है डे बाय, सीजीएस यूनिट जो होता है वो डे बाय होता है, ठीक है। और एक डे बाय जो होता है, एक डे बाय जो होता है वो लगभग 3.3 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम मीटर के होता है। एक डे बाय 3.3 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम मीटर होता है, ठीक है। या एक कूलम मीटर का मतलब होता है 3 × 10⁻29। एक कूलम मीटर जो होता है वो होता है शायद लगभग 3 × 10⁻29 डे बाय के, ठीक है। तो इसी का निकालेगा तो 1/3 हो जाएगा, 10 टू द पावर -29। 1/3 का करेंगे तो 0.33 इंटू 10 टू द पावर -29 होगा। इसको आगे करेंगे तो एक पॉइंट और घट जाएगा उसका, -30, यानी कि एक डे बाय जो होता है वो बराबर होता है 3.3 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम मीटर के, ठीक है। अब डायपोल में, इलेक्ट्रिक डायपोल में 3 तरीके का केस होता है या स्थिति होता है, पोजीशन होता है। एक बोलते हैं अक्षीय, एक बोलते हैं अक्षीय स्थिति यानी कि एक्सियल, एक्सियल पोजीशन, एक्सियल, या इसी को बोलते हैं इंड ऑन पोजीशन, इंड ऑन पोजीशन। ई डायपोल है, द्विध्रुव है, और इसी के समांतर जब कहीं पे आप कोई कहीं भी इसके सामने ले लीजिए पॉइंट, यहां ले लें, यहां ले लें, यहां ले लें, तो ये जो इसका कहलाएगा, ये कहलाएगा अक्षीय स्थिति। यानी कि जब हम किसी विद्युत द्विध्रुव के समांतर कोई निश्चित बिंदु लेते हैं तो वो बिंदु उसका कौन सा स्थिति कहलाता है, अक्षीय स्थिति, यानी कि एक्सियल पोजीशन। यानी कि व्हेन वी टेक ए पॉइंट पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल के पैरेलल डायरेक्शन में लेते हैं तो कहलाता है एक्सियल या इंड ऑन पोजीशन। दूसरा इसका होता है निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ये डायपोल है -q +q और ये सेंटर हो गया। इसके जब परपेंडिकुलर आप ले लीजिएगा उसमें 0 डिग्री और इसमें 90 डिग्री पे जब ले लीजिएगा सेंटर से, तो वो इसका कहलाएगा कौन सा स्थिति, निरक्षीय स्थिति यानी कि इक्वेटोरियल। इसको बोलते हैं ब्रॉड ऑन पोजीशन, इंग्लिश में 2 नाम इसका होता है, इक्वेटोरियल और ब्रॉड ऑन पोजीशन, ठीक है। और एक होता है किसी भी स्थिति यानी कि एनी पोजीशन, किसी भी स्थिति, किसी भी स्थिति, एनी पोजीशन, ठीक है, एनी पोजीशन। तो एनी पोजीशन का मतलब क्या हो गया, ये हो गया -q, ये हो गया +q और ये हो गया 2l, ये है सेंटर। यहां लिए तो ये हो गया कौन सा, निरक्षीय, ये हो गया कौन सा, निरक्षीय स्थिति, ठीक है। ये हो गया कौन सा, निरक्षीय। जब 90 डिग्री के एंगल पे लेंगे, कोण पे लेंगे तो ये निरक्षीय हो गया, और जब यहाँ पे ले रहे हैं तो ये है कौन सा, अक्षीय यानी कि एक्सियल। अब इसके बीच में किसी जगह पे पॉइंट आप ले लीजिए, यहाँ यहाँ यहाँ, वो कहलाएगा किसी भी स्थिति का, एनी पोजीशन का, वो कहलाएगा
किसी भी स्थिति यानी कि एनी पोजीशन। ठीक है, अब इसके कारण से हम लोग अलग अलग कुल 9 एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल का कुल 9 एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, 9 एक्सप्रेशन में से अक्षीय स्थिति में 2, एक बार विद्युत क्षेत्र यानी कि फील्ड और एक बार विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर निरक्षीय स्थिति का, फिर किसी भी स्थिति का। तो 3 हो गया, ये 3 का 2 गुना मतलब 6। एक होता है बलागुण यानी कि टॉर्क, एक होता है वर्क डन और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। कुल 9 एक्सप्रेशन होता है किससे जुड़ा हुआ? डायपोल से जुड़ा हुआ। ठीक, ये डायपोल है। और फिर एक आगे जब पढ़ेंगे तो कैपेसिटी वाला जो टॉपिक बचा हुआ वो है, उसमें मतलब 1 से 2 क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे हम लोग कल करेंगे।